नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वप्नेश दुबे। जी हां, काले धन पर कोई समझौता नहीं। देश की सियासत में नोटबंदी के बाद खलबली मच गई थी। एक तरफ मुलायम सिंह ने पीएम से एक हफ्ते का समय मांगा था, तो दूसरी तरफ मायावती ने पीएम के इस फैसले को जनता विरोधी बता दिया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया कि उनके लिए राष्ट्र सर्वप्रथम है। पीएम ने संसदीय दल की बैठक में सभी सांसदों और विधायकों को अपने बैंक खातों का जो ब्यौरा है वो पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को सौंपने का निर्देश दिया था। सुदर्शन न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री ने बैठक में लोगों को हो रही परेशानी को दूर करने के लिए उचित कदम उठाने के लिए भी पार्टी नेताओं से कहा। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। नोटबंदी की सफलता को लेकर आश्वस्त पीएम और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह राजनीतिक शुचिता को लेकर मुहिम शुरू कर चुके हैं। पीएम ने इसकी शुरुआत अपने ही घर से कर दी है। अब पार्टी के सांसदों और विधायकों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना ही होगा। इस संबंध में जब पीएम और अमित शाह ने मंगलवार को सांसदों से बात की तो लोगों के मन में कई सवाल उठे। अमित शाह ने इस सब पर सबके सामने कहा कि हम चुनाव जीतने या देश चलाने की नहीं सोच रहे, बल्कि देश सुधारना और उसे काला धन और भ्रष्टाचार से मुक्त करना हमारी मुहिम और उद्देश्य है। पीएम भी यही चाहते हैं। वास्तव में पीएम विगत 21 दिनों के दौरान नोटबंदी के कारण पैदा हुई कुछ समस्याओं को समझ रहे हैं, लेकिन वह काला धन बाहर निकालने की ठान चुके हैं। वह अपने सांसदों और विधायकों से संपत्ति का ब्यौरा तलब कर अन्य पार्टियों के नेताओं को ऐसा करने के लिए मौका देना चाहते हैं। अगर अन्य पार्टियों की तरफ से ऐसा नहीं किया गया तो भाजपा इस बात को लोगों के बीच में ले जाएगी। हालांकि मंगलवार को पीएम के फरमान पर कुछ राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी। प्रधानमंत्री जी को क्या घबराहट है? अमित शाह जी डर क्यों रहे हैं? क्यों नहीं वो पिछले 6 महीने और 1 साल में खरीदी गई भाजपा की सारी संपत्ति की डिटेल सार्वजनिक करते? इसलिए ढोंग बंद करिए, मुखौटे उतारिए, क्योंकि ये देश आपके मुखौटे को उतारकर काले धन की असली असलियत जानना चाहता है, और वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की उस काले धन को सफेद बनाने में क्या भूमिका है। चुनाव आयोग के कमीशन के वेबसाइट से नहीं निकाल सकते हैं कि कौन कौन विधायक का कौन कौन एमपी का अकाउंट है। तो देश को गुमराह उल्लू बनाने वाली बात है। जब भी कोई नॉमिनेशन फाइल करता है तो उसका तो सारा जायदाद से लेकर के सारा प्रॉपर्टी बैंक डिटेल देता ही है, तो किस बात का अकाउंट डिटेल देना कर दे? मतलब उनको डर लग रहा कि जो काला धन उनके जो लोग जो लेके बैठे हैं वो वाला अकाउंट का डिटेल देना पता कर दे क्या? मिली जानकारी के मुताबिक शाह ने सांसदों से कहा कि देश में इससे पहले भी कई कड़े फैसले लिए गए हैं। इंदिरा गांधी ने देश को नई दिशा देने के लिए भी कई फैसले लेने से पीछे नहीं हटी। उन्हें चुनावों में हार का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उनके कदम पीछे नहीं हटे। शाह के मुताबिक अपने कई फैसलों के कारण श्रीमती गांधी को भी चुनावों में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन जब देश की जनता ने उन्हें समझा और गांधी के फैसलों को मर्म को समझा तो बाद के चुनावों में उन्हें उसका पुरस्कार जीत के रूप में दिया। पीएम के लिए पद और चुनाव बहुत मायने नहीं रखते, उनके लिए राष्ट्र सर्वप्रथम है और राष्ट्र का गौरव जैसे भी बढ़ेगा उसके लिए वे फैसले लेने की ठान चुके हैं। एक बहुत बड़ा फायदा देश के अर्थतंत्र को हो, ऐसा कठोर कदम भारत सरकार ने उठाया है। हो सकता है लंबी लाइनें लगी हो, शुरुआत में एटीएम में से नोट निकालने में कोई तकलीफ भी पड़ती हो, उसके प्रति सभी संवेदना रखते हुए मैं अपील करना चाहता हूं कि भारत सरकार के इस साहसी कदम को जनता समर्थन दे, क्योंकि देश के अर्थतंत्र से फर्जी नोट, जाली नोट निकालना और काले धन को निकालना ये बहुत जरूरी है। काला धन के फैसले पर पीएम इसलिए अटल हैं क्योंकि वे अर्थ क्रांति को अमली जामा पहनाना चाहते हैं। अभी तो काला धन बचाने और उसे मैनेज करने की कोशिश में काले धन पशु लगे हैं। पीएम इस पर स्वयं नजर रख रहे हैं और अपनी प्रशासनिक और आर्थिक मशीनरी को वस्तु स्थिति की समीक्षा करते हुए फैसले लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अगर पीएम की नीयत साफ है और इरादे पक्के हैं तो 70 साल के इस नासूर को खत्म करने में सफलता मिलेगी ही, इसमें कोई संदेह नहीं है।
ब्यूरो रिपोर्ट के साथ पुनीत सैनी, सुदर्शन न्यूज। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा फैसला है और सीधा इससे जो निकलकर सामने आता है वो ये है कि काले धन से अब कोई समझौता नहीं होने वाला। अमित शाह ने, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे, अमित शाह ने क्या बयान दिया है ये आपको बताने की हम कोशिश करते हैं, स्क्रॉल के जरिए आपको बताते हैं ताकि आप समझ पाएं। सभी सांसदों और विधायकों को अपने बैंक खातों और संपत्ति का ब्यौरा मुझे देना होगा। देश में इससे पहले भी कड़े फैसले लिए गए हैं, यह अमित शाह ने कहा है। इंदिरा गांधी ने भी देश को नई दिशा देने के लिए कई कठोर फैसले लिए थे। जो कांग्रेस आज विरोध कर रही है, इंदिरा गांधी का भी नाम उन्होंने कोट किया, जिसके बाद उन्हें चुनाव में हार का भी सामना करना पड़ा। इसका मतलब ये दिख रहा है कि वो हार के लिए तैयार है, लेकिन उनके कदम पीछे नहीं हटे। जनता ने जब उनके फैसलों का उद्देश्य समझा तो उन्हें इसका पुरस्कार भी जीत के रूप में दिया। पीएम मोदी के लिए पद और चुनाव मायने नहीं रखते, प्रधानमंत्री के लिए भी देश मायने रखता है, देश की साख मायने रखती है। जनता को हो रही परेशानियों का समाधान किया जाएगा, लेकिन भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। यह बात अमित शाह ने कही है, जिस पर हम चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अमित शाह के इस बयान के मायने क्या हैं और क्यों विपक्ष लगातार घेर रहा है अगर मंशा इतनी साफ है। वरिष्ठ पत्रकार मनोहर मनोज हमारे साथ जुड़ गए और साथ ही कांग्रेस की पूर्व सांसद रह चुकी हैं सत्याबेन जी हमारे साथ स्टूडियो में। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मनोहर मनोज जी, सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते आप किस तरह से इसको देखते हैं जब अमित शाह ये कहते हैं कि हमारा इरादा तो बस भ्रष्टाचार को खत्म करना है, चाहे इसके लिए चुनाव आए, सारी चीजें दांव पर लग जाए, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, हम सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र के लिए काम करते हैं। देखिए, थ्योरेटिकल तौर पे, शाब्दिक तौर पे अमित शाह के जो बयान है एक राजनीतिक तौर पे आदर्शवादी बयान है कि कोई भी पॉलिटिकल रिजीम यदि फैसला अपने राजनीतिक नफा नुकसान के आधार पर लेता है जी। तो वह वास्तव में एक आदर्शहीन बात है। वह एक देश और जनता जनार्दन के हित की बात नहीं है। अगर वो फैसले लेते हैं जिसे देश का, सिस्टम का और पब्लिक एट लार्ज, जो विशाल संख्या में जो हमारी देश की जो जनता है जी। अगर उसके फायदे की बात है और उसके कोई पॉलिटिकल फॉल आउट को लेकर के किसी प्रकार का भय नहीं होना, ये तो स्वागत योग्य बात है जी। लेकिन इस पूरे प्रकरण को 8 नवंबर के बाद से जो नोटबंदी की बात की गई और उसे नए सीरीज के नोट के साथ रिप्लेस करने की बात थी, इसके एक नहीं अनेकानेक पहलू हैं। इस बड़े फैसले का क्या मायने है, क्या इसके फायदे होंगे, क्या उसका सीक्वेंस सही था, क्या इसके विकल्प में और भी तमाम उपायों को नहीं लाया जा सकता था, क्या इन उपायों के लिए जो हमारा एक फंडामेंटल्स जो होना चाहिए क्या वो पर्याप्त था, क्या इसके दूरगामी प्रभाव क्या पड़ेंगे, आने वाले 2-3 महीने का रोड मैप क्या होगा, हमारी जो मौजूदा जो स्थिति थी, जो देश की 125 करोड़ की आबादी को संचालित करने वाला जो अर्थतंत्र था, वो क्या उसमें क्या एक कोई मोटे तौर पर कोई उसमें रुकावट और खामी तो नहीं आ गई। इसके कई सारे पहलू हैं जिसे राजनीतिक निस्वार्थ तरीके से और बिल्कुल तथ्यजनक तरीके से ही इसकी पड़ताल की जा सकती है। बहरहाल आपका यदि सवाल इस बात को लेकर के जिसमें इंदिरा गांधी का उल्लेख किया गया है तो ये मुझे थोड़ा हैरानी वाली बात लगती है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में जब घोषित भी नहीं हुए थे और फिर भारतीय जनता पार्टी के जो कि देश की प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी थी यूपीए के खिलाफ, जब उसके प्रधानमंत्री पद के रूप में घोषित हुए और फिर उसके बाद 2014 में जब उन्होंने 25 मई को इस देश की बागडोर संभाली, तीनों मौके पर यह कहा गया कि नरेंद्र मोदी की जो कार्य करने की जो रीति और नीति है और उनकी जो शैली है, मैंने बल्कि सत्याबहन साथ रही है, मैंने कई टेलीविजन प्रोग्राम में कहा था कि नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी की शैली की तौर की शैली को पसंद करते हैं, जो कि भारत के लोकतंत्र, भारत के समाज और पिछले 100 सालों के राजनीतिक इतिहास के आधार पर बहुत एक्सेप्ट नहीं हुआ है। लेकिन दिक्कत क्या है? नहीं, मैं बता रहा हूँ। देखिए, आप इंदिरा गांधी का एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसके मायने क्या? देखिए, इंदिरा गांधी ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण का फैसला लिया, इंदिरा गांधी ने मुक्ति वाहिनी को सपोर्ट करने का फैसला लिया। वह फैसला हर तरीके से देश के हित का फैसला था और 1971 में उन्हें जीत मिली है। लेकिन इंदिरा गांधी ने जब
पार्टी पर अपना वर्चस्व बनाने के लिए जी। जब उन्होंने तमाम ओल्ड सिंडिकेट को खत्म किया, जब पार्टी के फंड्स पर उन्होंने अपना नियंत्रण स्थापित किया, हाँ, जब उन्होंने पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार को ठीक है। अलग करके अपना उम्मीदवार राष्ट्रपति का घोषित किया, हाँ। जब उन्होंने ऐसे ऐसे सरकार में हाँ। इकोनॉमिक कंट्रोल की सिस्टम ले आए ठीक जिसमें है। लाइसेंस, परमिट और कोटा राज काफी तेजी से बढ़ा, ठीक है। जिसमें भ्रष्टाचार को काफी बढ़ावा मिला, हाँ। जब हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तो उनके आप क्या, मैं एक लाइन, जी, रायबरेली के चुनाव को हाँ। अवैध घोषित कर दिया, और हाँ। जब उन्हें लगा कि मेरी सत्ता डगमगा सकती है, हाँ। तब उन्होंने अपने निजी हित में, निजी राजनीतिक स्वार्थ के बस हाँ। इमरजेंसी लागू किया और अपने नहीं, खिलाफ हो रहे वो तमाम चीजें नहीं, एक मनोहर सेकंड, मनोज जी, अपने- एक मिनट, वो एक मिनट। अलग ही फ्लो पर हम नहीं, चले मैं जाएंगे। बता रहा हूँ, बिहार और गुजरात के आंदोलन को दबाने के लिए उन्होंने इमरजेंसी लागू किया, तब उनकी हार होती है। हाँ। बांग्लादेश के बाहर बैंकों के राष्ट्रीयकरण को लेकर के जनता ने उन्हें समर्थन दिया था जी। और वह एक दुनिया के राजनीतिक पटल पर बहुत बड़ा फैसला था। हाँ। तो नरेंद्र मोदी क्या वो अधिनायकवादी शैली की दोबारा से स्थापित करना चाहते हैं? ठीक है। आज विपक्ष भी उन्हें अधिनायक और हिटलर की संज्ञा दे रहा है। तो आपने जो ये कदम उठाया है, इस कदम के विकल्प के तौर पर हाँ। पूरे देश के सिस्टम को लेकिन खंगालना ये चाहिए था। नोटबंदी के कदम को मनोहर मनोज जी, आप ये हिटलर शाही से कैसे जोड़ते नहीं, मैं हैं? उससे नहीं जोड़ सकता जी। लेकिन मेरा ये कहना है हाँ। नहीं कि नोटबंदी का पर्पस क्या था? हाँ। ब्लैक मनी ब्लैक मनी को खत्म करना, मैं बता रहा हूं, सबसे पहला है मैं बता रहा हूं, भ्रष्टाचार, लेकिन नोटबंदी का तत्काल फायदा तो मुझे अभी यही दिखता है हाँ। कि आतंक को जो फाइनेंस करने वाले टेरर फाइनेंस थे ठीक वो है। नेटवर्क कट गया। ठीक है। दूसरा जो फेक करेंसी थी जिसका हाँ। आतंकवादी भी यूज करते थे, ठीक है। वो एक तरह से डिस्कनेक्ट हो गया। लेकिन 125 करोड़ को आपने महीनों तक लाइन में लगाकर पूरे इकोनॉमी को गड्ढमड कर दिया है। सर, इसके लिए माफी तो मांगी जा रही है, बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर 70 साल, मैं एक मिनट कहूंगा, सत्या जी, एक मिनट इस में बात आऊंगा को आपके पूरा पास। करूंगा, एक लाइन जी, सिर्फ जोड़ूंगा। जल्दी, जी। आपने जिस ब्लैक मनी को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। ट्रैक करने के लिए आपके ये 5 लाख टैक्स ऑफिशियल जो भ्रष्ट हैं, हाँ। जो बार्गेन करते हैं, ठीक है। उनको आपने क्यों नहीं दौड़ाया कि बैंक कर्मियों को जिनको आप 2/3 चलिए, वेतन इसका देते हैं, जवाब हम बीजेपी से सरकारी लेंगे। कर्मचारियों का 2/3 वेतन देखिए, देते इसका हैं। जवाब बहुत बार पूछा जा चुका है और ये जवाब बार बार देने की कोशिश बीजेपी भी कर रही है। हाँ, उसका जवाब अंतिम है या सत्य है ये कोई नहीं कह सकता। लेकिन सत्या बहन जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अगर अमित शाह ने ये कहा है कि हम काले धन के खिलाफ हैं, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं और हमारे लिए राष्ट्र सर्वप्रथम है, हम चुनाव को देखते हुए फैसले नहीं लेते, तो इसमें दिक्कत क्या है साथ देने में? रणदीप सुरजेवाला को क्यों सामने आकर यह कहना पड़ता है कि हमें पहले के आप सारे ब्यौरे बता दीजिए, सब बैंकिंग डिटेल्स हमें पहले से बता दीजिए? मेरे हिसाब से वो सवाल उनके सही है। देखिए, ऐसा है जी। पहली बात तो ये है कि अमित शाह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह का ये जिस तरह से ताना बाना बुना और जिस तरह से देश को, मैं तो स्पष्ट कहूंगी कि गुमराह करने का प्रयास ये अमित शाह जी और हमारे प्रधानमंत्री जी दोनों कर रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने जब इंदिरा गांधी जी के बैंकों के राष्ट्रीयकरण की तुलना जो कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। उन्होंने राष्ट्रीयकरण की तुलना नहीं हो रही है। नहीं, देखिए सभी फैसलों को लेकर, उन फैसलों में उसमें एक वो भी है, बैंकों का भी है, जिसमें ये कहते हैं तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था वो देश के हित में किया था, देश के लोगों के लिए। जो दरवाजे बंद थे बैंकों के कुछ दरवाजे बेवकूफ कुछ कारपोरेट घरानों के लिए थे, वो देश की जनता के लिए, छोटे लोगों के लिए, कर्मचारियों के लिए, व्यवसायियों के लिए और आम जनता, किसानों के लिए उन्होंने बैंक के दरवाजे खोलने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। दूसरी बात यह है कि जो अमित शाह जी कहते हैं और दूसरे वेंकैया नायडू ने अभी कुछ दिनों पहले जो बात कही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खून में अपना फैसला को वापस लेना उनके ब्लड में नहीं है, ये बहुत ही तानाशाही और ये क्या कहेंगे, अधिनायकवाद नहीं है और तानाशाही नहीं तो और क्या है। देखिए, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में फैसला जनता का होता है, जनता के हित में होता है, जनता के द्वारा बदला जाता है। जब आप नोटबंदी का विरोध कर ही रहे, आप ये सीधे कह रहे हैं कांग्रेस तो इस फैसले के साथ ही नहीं है, लेकिन मेरे 3 सवाल हैं। आप जल्दी 3 सवालों के आप जवाब देखिए, नोटबंदी का जहां तक सवाल है, सुनिए मेरी बात, तो उन्होंने इसका इंतजाम क्यों नहीं किया? सीधा 2,000 रुपए का नोट उसमें उतार दिया, वो भी जनता को मिल नहीं रहा। 90 लोगों की मौत हो गई, किसी ने सुसाइड किया, किसी कोई वहां लाइन में लग के मर गया, कोई किसी को हृदयघात हो गया, कोई अपना सुसाइड कर लिया। तो इसका अब वो अपना ही पैसा जो बैंकों में रखा उसको पाने के लिए, ये तो आदमी, ये फंडामेंटल राइट्स है। देखिए, ये हर एक व्यक्ति का अपना फंडामेंटल राइट्स है कि वो अपनी मेहनत की कमाई को बैंकों अपने में पैसे निकाल सके। ठीक है, इसको लेकर आप बात करेंगे। ठीक है, 3 सवाल है सत्या जी, हाँ या ना में इसका जवाब होना चाहिए। आप काले धन के खिलाफ हैं?
देखिए काले धन, हाँ, देखिए या सवाल, तीन सवाल, मैं सिर्फ ये और देखिए तीन। मैं कह रहा, आपका सवाल ही गलत है। कैसे गलत काले हो धन जाता के है? खिलाफ कोई भी के समर्थन में कोई नहीं होगा। सारे ये कहते हैं जब बात काले धन की होती है, अगर सत्या काले जी। धन के उसमें है तो नरेंद्र मोदी चुनाव से पहले कहते थे हम विदेशों से निकलेगा काला कैसे? धन आप ये लाएंगे, तो बताइए, क्यों नहीं ला रहे? निकलेगा कैसे? अब उन्होंने पूरे देश को लाइन में लगा दिया, उनको हाँ। परेशान करके रख दिया है। कह रहे थे कि हम तमाम दुनिया भर के रोजगार सृजित करेंगे। हाँ। अरे रोजगार में लगे हुए मजदूरों को उन्होंने निकाल दिया। आज उसका सर्वे किया जाए, आप ही बता तो दीजिए, दिल्ली कोई हो, ऑप्शन बम्बई तो हो। बताइए मैम, कोई तो ऑप्शन बताएंगी ना आप सिर्फ सवाल अगर करेंगे, अगर कांग्रेस देखिए, सिर्फ सवाल ऑप्शन करेगी, के लिए आप अगर ऑप्शन उनको- बताइए कि उनको कैसे निकलेगा व्यवस्था काला धन फिर। नहीं, उनको व्यवस्था करनी चाहिए काले धन का। ठीक है, हम कहते हैं काले धन में हम इनके साथ हैं कि काला धन खत्म होना चाहिए, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। ठीक है। इसमें ये सर्वे कराते हैं कि 99% लोग हाँ। मोदी जी के साथ, ये बिल्कुल गलत है। सर्वे पर आप 100% सवाल नहीं करें, नहीं ठीक है। 100% लोग इस पर काले धन के समर्थन में कोई भी नहीं है। तो ये भ्रष्टाचार के चुनाव में समर्थन जीत में कैसे कोई भी रहे नहीं। सत्या जी? यही तो सवाल है, ये चुनाव में जीतते कैसे? देखिए, अभी अब महाराष्ट्र और ये गुजरात में जो चुनाव हुए उसमें ये जीत रहे हैं। मेरा आपसे ये जानने की मैं महाराष्ट्र, कोशिश कर रहा गुजरात में हूं इनकी और आप तो सरकारें पीछे ही हैं। चले जा रहे हैं। इनकी सरकारें हैं, ये जो चाहे हाँ सो ठीक है, करें। मनोहर जी के पास में चलता हूं। आप जरा मनोहर जी बताइए कि दो सवाल है मेरे। एक तो ये है कि अगर काला धन को लेकर सभी पार्टियां एक हैं, तो अगर कोई निकालने की कोशिश कर रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? आप लोग कह रहे हैं कि अल्पकालिक जो इसके परिणाम हो रहे हैं उससे दिक्कत है। तरीका गलत है। दूसरी बात तरीका ये गलत है, कि- व्यवस्था नहीं इनकी। ठीक है, दूसरी जो बात, बीच में 1000 अगर का गलत नोट फैसला और- है तो अभी तक कैसे ये जनता क्यों चुनाव, और तरीका होना क्या चाहिए मुझे समझ नहीं आ रहा, और जनता को भी समझ नहीं आ रहा कि होना क्या चाहिए तरीका। आप बताइए मनोज। देखिए इसके दो पहलू हैं। जी। आपने एक फैसला लिया जी, और ममता बनर्जी करेंगे वापस लो, ये वापस लेना तो और बहुत बड़ी भूल होगी। वापस लेने लायक ये फैसला नहीं है। ठीक। आपने इस प्रोसेस को आगे बढ़ा दिया है। इसमें जो चूक हुई है, मान लीजिए कि जैसे सत्यापन बता रही है 2000 नोट क्यों लाया गया, 500 के नोट पर्याप्त क्यों नहीं छापे गए, 1000 का क्यों नहीं बदला गया? दूसरा ये कि जो अभी आप लेबरर्स को एक बड़ा इसका फायदा ये मिलेगा इस कदम का कि लोगों को चेक से पेमेंट करना होगा, और जो ठेकेदार, जो लेबर के ठेकेदार जो थे वो 10,000 का बिल बनाते थे और 5,000 लेबर को पेमेंट करते थे, उस पर रोक लगेगी। तो आपने जनधन के ही तरह देश के जितने 20 करोड़ कामगार हैं उनके लिए एक अकाउंट खोलने का काम पहले से ही क्यों नहीं किया? आज तक आपने उसको फर्स्ट प्रायोरिटी क्यों नहीं दिया? अच्छा। तीसरी बात ये कि जो आप कह रहे हैं जनता का समर्थन की बात, हाँ। तो ये बात सही है हाँ। कि जनता अभी ये समझ करके लाइनों में लग रही है, कष्ट उठा रही है कि मोदी जी इसके बहाने देश के साले काला धन को खत्म कर देंगे और अमीरी और गरीबी के बीच की खाई काफी हद तक सर फटेगी। जनता से ऊपर तो कोई नहीं होता ना, अगर वो मैं बता समझ रहा हूं, रही है। सुन तो लीजिए। जी, लेकिन आपको एक सेकंड, हाँ। आज तो जनता के मन में है, लेकिन अगले 4 महीने में ये सरकार कितने फैसले ले रही है और किस तरीके से तमाम सुधारों को अंजाम दे रही है, अगर ठीक ढंग से संचालित नहीं हुआ तो जनता आपके खिलाफ भी बहुत ज्यादा चली जाएगी और जनता को यू टर्न लेते देर नहीं लगेगी। सर तो अगर इसमें मगर की एक बात सेकंड, बहुत नहीं, होती अगर है। मगर नहीं है ये। आपने ही तो कहा नहीं, अगर नहीं, ये फैसले अगर मगर लेती नहीं है है। तो अगर फैसले मतलब क्या अरे है? भैया अगर मगर नहीं है। जी। पूरी बात कंप्लीट आप करने देखिए भारतीय जनता पार्टी देखिए, लोग इस होता मैटर पर क्या? जश्न न मनाए, हाँ। क्योंकि अगर आप सरकारी चंदों का पॉलिटिकल पार्टी के तमाम चंदों का डिटेल लिया जाए, हाँ। तो सबसे ज्यादा काला धन चंदे के रूप में भारतीय जनता पार्टी को मिलता था। जी। पिछले लोकसभा चुनाव में हाँ। सबसे बड़ी फाइनेंसिंग जो थी ब्लैक मनी की, जो वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ गई तो थी। उसका भी तो ये- ब्यौरा देना पड़ेगा, ये ब्यौरा प्रमाण देना तो पड़े- कुछ तो ना मेरा कुछ ये होगा। कहना है कि आरटीआई के दायरे में लाना, हाँ। इलेक्शन फाइनेंसिंग को बिल्कुल क्लीन करना, हाँ। सारे लेबरर्स के बैंक अकाउंट के जरिए पेमेंट को इंश्योर करना, बेनामी संपत्ति जितने हैं सबका सर्वे और रिकॉर्ड ले आना। हाँ। आपको अगले 3 महीने में ये काम करना पड़ेगा। ये अगर मगर की बात नहीं है, जनता तुरंत यू टर्न ले लेगी, क्योंकि जनता को बहुत बड़ी कुर्बानी सर करनी पड़ी जनता है। समझ रही है और इसी वजह से जो समझ भारत कर रही बंद है। और जनता जनता आक्रोश- तब जन समझेगी जब आक्रोश मोदी हुआ, सरकार उसमें फैसले कोई लेगी। आक्रोश नहीं नजर आया। ये दिक्कत अभी यही नहीं है, है। दिक्कत यही है कि हम आक्रोश समझते अभी नहीं नहीं है। जनता का मूड। अरे अभी आक्रोश नहीं है, लेकिन हाँ। 3 महीने तक अगर आपने जबरदस्त काम किया सुधारों का, हाँ। मेरा ये कहना है कि इस देश में भ्रष्टाचार और काला धन के सुधार को लेकर हजारों उपाय हैं। अभी तक आपने करप्ट ब्यूरोक्रेसी पर हमला नहीं किया है, अभी तक आपने पूरे देश के नौकरशाही के कामकाज के तरीके को नहीं बदला है, अभी जो है ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार के जो तमाम तंत्र हैं उस पर भी आपने हमला नहीं बोला है। जी। अभी जो लोकपाल
जो एक सिंबॉलिक तरीका है, हालांकि मैं उसका बहुत बड़ा समर्थक नहीं हूं। ये सरकार उसकी नियुक्ति करने से अभी कन्नी काटती रही है। तो अभी आपको अनेक फैसले लेने पड़ेंगे। अभी आपने जो वो फैसला लिया है जिसमें 100 करोड़ जनता को जबरदस्त तबाही झेलनी पड़ी। मनोहर जी, कुछ तो तरीके आप बता दे सके, अगर आपने तमाम चीजों को देखा है और आप ये कह रहे हैं कि अभी आपने पूरा लाइन में लगा दिया, दिक्कत हो रही है। हालांकि जो लोगों से बात की जा रही है, लोगों के जमीनी स्तर पर, मैं खुद भी गया हूं, लोगों से बात की, लाइन में लगे, वो कह रहे हैं कि हम ऐतिहासिक फैसला। देखिए ठीक है, आपने भी कहा कि लोग समर्थन में नहीं है, लोग अभी समर्थन में है, लेकिन आप तरीका तो बताइए ना कि अगर कालाधन कोई निकाल रहा है तो उसके लिए क्या तरीके हो सकते हैं। अगर कांग्रेस कह रही ये गलत तरीका है, आप भी कह रहे हैं, आप भी सवाल खड़े कर रहे हैं, तो तरीका तो बताइए। मैं इसकी पूरी समीक्षा कर रहा हूं। भ्रष्टाचार और काले धन पर मेरा बहुत लंबा अध्ययन है। मेरी इस पर 3 किताबें आने वाली हैं। इसलिए अगर आप उपायों की बात कहेंगे तो आप इंश्योर कराइए। मोदी सरकार को मैं 1000 रुपए देता हूँ। मोदी सरकार के लिए मेरे पास पूरी किताब ही है उपायों से भरी हुई, 1000 उपाय हैं। इसके मोटे मोटे बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली बात कि ये तथ्य पब्लिक डोमेन में आ चुका है कि हमारे पास जो कैश जो है, ब्लैक मनी इन फॉर्म ऑफ कैश, वो केवल जो है 10% के ही लगभग है। 90% ब्लैक मनी जो है वो किसमें है? तो वो आपका रियल एस्टेट में है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में है, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में है, शेयर्स में है, फॉरेन डिपॉजिट्स में है, इलेक्शन फंड में है, बहुत सारे मीडिया के वेंचर भी उसमें चल रहे हैं ब्लैक मनी में। ये तमाम सोर्स है ब्लैक मनी के। ज्वेलरीज में है, हवाला कारोबार है। तो उस पर भी साथ साथ यदि अटैक करते, हम मानते हैं कि एक अंतिम उपाय था। आप दुनिया में तमाम मुल्कों पे करप्शन के पर हमले करने की अगर हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो नोट बदलने वाला और उस नोट को नए तरीके से लाने वाला कदम किसी ने नहीं उठाया है। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूं कि ये कदम उठाना बिल्कुल जो है मोदी के नियत पर खोट पैदा करता है, बिल्कुल नहीं। उन्होंने ये फैसला अंतिम अस्त्र के रूप में लेना चाहिए था, चूंकि आप जब आप चूंकि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और देश के इकोनॉमिक ग्रोथ को अपना सबसे बड़ा एजेंडा मानते हैं, तो ये मत भूलिए कि 40% इकोनॉमी जो ब्लैक मनी के इन्वेस्टमेंट के खंबे पर चल रही है वो अचानक गिर चुकी है। करोड़ों लोग बेरोजगार हुए हैं, पूरा बिजनेस ठप पड़ा हुआ है। मेरा ये इसका मतलब ये नहीं कि मैं मौलिक सुधार नहीं चाहता हूं, बिल्कुल चाहता हूं, लेकिन एक कंपोजिट प्लान, एक होलिस्टिक प्लान के तहत आना चाहिए। इसमें क्या आपको कांग्रेस का पक्ष सही लग रहा है जो अभी जो खिलाफत हो रही है? पक्ष मुझे कभी सही नहीं लगा है। कांग्रेस का पक्ष सही नहीं लगा, मेरा एक न्यूट्रल पक्ष है। और न्यूट्रल पक्ष में मुझे ये नजर आता है कि मोदी और सरकारों से करप्शन और ब्लैक मनी पर अटैक करने के मामले में कोई बहुत डिफरेंट नहीं है, क्योंकि उन्होंने ब्यूरोक्रेट पर हमला नहीं किया जो करप्शन की डेन है। जी, लेकिन बेनामी संपत्ति को सील करने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। मनोज जी, आपने तमाम जो एग्जांपल्स दिए उसको भी शुरू कर दिया गया है। अपडेट दीजिए, मैं उसका स्वागत करने के लिए आपके टेलीविजन चैनल में आऊंगा। चलो, बहुत शुक्रिया है अगर आप आते हैं, क्योंकि ये सवाल है। सत्या जी, आजकल मीडिया चैनल के हिसाब से नहीं करा, मीडिया खुद भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बन के। सत्या जी, ये जब आप आरोप लगाती है ना तो आपको जवाब सुन लेना चाहिए कि यहाँ पर बीजेपी का कोई नहीं है, और जब कोई नहीं प्रवक्ता होता, सुनिए, अब जब आपने आरोप लगाया है तो सुनिए, जब आपने ये आरोप लगाया है तो बीजेपी का जब कोई नहीं होता तो उसके लिए इवल जो एक तरह से एक अपोजिट साइड है उसका रोल हमें प्ले करना होता है। हम सवाल तो पूछेंगे ना आपसे, अगर सवाल का जवाब नहीं है तो हम उसके लिए हमारी दिक्कत नहीं है। दिशा में सवाल पूछिए, तो हमारा सवाल आपसे ये है, दिशा में सवाल पूछिए, नहीं मेरा पूरा जवाब देंगे और हमारा पूरा जवाब भी आपको। चलिए, तो अब अमित शाह की बात पर आ जाते हैं, क्योंकि आप अगर किसी चैनल को बीजेपी का प्रवक्ता कहेंगी, मीडिया हाउसेस को कहेंगी, तो आपको ये गलत काम करते हैं, आप लोग शूट करते हैं सवाल पूछने वाले को। मेरा सवाल ये है कि अपने बैंक खातों और संपत्ति का अगर ब्यौरा अमित शाह कह रहे हैं कि वो मांग रहे हैं अपने सांसदों से, तो क्यों ना कांग्रेस में भी ऐसा कुछ हो। मतलब हम इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि अमित शाह कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं ताकि कुछ ट्रांसपेरेंसी दिखे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ऐसा है, अमित शाह जो ब्यौरा मांग रहे हैं कि 6 महीने का, ये बिल्कुल टोटली पाखंड है, धोखा है, पाखंड है। इनको चाहिए कि 2014 से जब से चुनाव हुआ तब से कितनी जमीनें इन लोगों ने खरीदी, कितने कंपनियां बनाई, कितने धन इन्वेस्ट किया और कितना पैसा इन्होंने जमा किया, पूरा होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो काला धन, बल्कि सत्यावन मैं ये कहूंगा कांग्रेस पार्टी को भी ऑफर करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल भी दे रहे हैं, बिल्कुल, और तुम लोग भी दे दो 6 महीने पहले का। नहीं, ये सरकार पार्टी भी हम तो इन्होंने ऑफर किया ना, हम तो करेंगे। इन्होंने ऑफर किया ना, उस हिसाब से मैं कह रही कि इनको करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि सबसे ज्यादा अगर कोई चंदा
चंदे के रूप में भारतीय जनता पार्टी को ब्लैक मनी मिलता और है। सेकंड पर तो आप आते उसमें हैं, इस क्यों पर नहीं हम बात उन्होंने- करेंगे। हाँ उसमें- सत्या जी मैं आऊंगा आपके बाद, मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, मैं आपको आपकी पूरी बात करने दूंगा, लेकिन सेकंड पर कांग्रेस भी आती है तो उसका भी जवाब ले लेंगे। सत्या जी हमारे साथ ही हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन समझौता नहीं किया जा रहा काले धन पर और इसी पर चर्चा लगातार जारी है। एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और लगातार चर्चा जारी है। हमारे साथ दोनों खास मेहमान तो जुड़े हुए ही हैं और अब हमारे साथ जनार्दन सिंह जी भी हैं, बीजेपी के सांसद भी जुड़ गए हैं, उनसे भी बात करेंगे। जनार्दन जी, आपके पास आने से पहले मैं स्क्रॉल के जरिए अमित शाह ने क्या कुछ कहा है एक बार फिर अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। इसी पर हम चर्चा कर रहे थे, जिसको लेकर लगातार बात हो रही थी कि अमित शाह ने किस तरह से ब्यौरा देने की बात कही है। तो सभी सांसदों और विधायकों को अपने बैंक खातों और संपत्ति का ब्यौरा मुझे देना होगा। देश में इससे पहले भी कड़े फैसले लिए गए हैं, यह अमित शाह ने अपने सांसदों और विधायकों से कहा है। इंदिरा गांधी ने भी देश को नई दिशा देने के लिए कई कठोर फैसले लिए थे, यानी इंदिरा गांधी को भी कोट किया, जिसके बाद उन्हें चुनाव में हार का भी सामना करना पड़ा, लेकिन उनके कदम पीछे नहीं हटे। जनता ने जब उनके फैसलों का उद्देश्य समझा तो उन्हें उसका पुरस्कार भी जीत के रूप में दिया। पीएम मोदी के लिए पद और चुनाव मायने नहीं रखता, अहम बात है जो कही है। प्रधानमंत्री के लिए भी देश मायने रखता है, देश की साख मायने रखती है। जनता को हो रही परेशानियों का समाधान किया जाएगा, लेकिन भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो साफ तौर से इसी पर हम लगातार चर्चा करें। अब हमारे साथ जनार्दन सिंह जी भी हैं। जनार्दन जी, अब मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि लगातार पिछले आधे घंटे से घेरा जा रहा है, सत्या जी लगातार ये कह रही हैं कि बीजेपी का आप पक्ष रख रहे हैं, क्योंकि आप नहीं थे तो आपका जो सवाल होता है वो कांग्रेस से जरूर पूछना पड़ रहा था। जनार्दन जी, सवाल ये पूछा जा रहा है कि ब्यौरा 6 महीने का क्यों, ब्यौरा 8 नवंबर से क्यों ना 2014 के चुनाव से लेकर अब तक के ब्यौरे आप सौंपे, अमित शाह को ही सौंपना चाहते हैं, अमित शाह को सौंपे और उसके बाद पीएमओ ले। तो सवाल ये पूछा जा रहा है कि 2014 से ब्यौरा क्यों नहीं, सिर्फ अभी 8 नवंबर से क्यों? देखिए, यह तो एक अलग बात है। पहले यह मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ हाँ। कि अभी तक किसी ने ब्यौरा लिया नहीं। अभी तक जितनी सरकारें रही है पिछले दिनों में, किसी ने किसी से ब्यौरा लेने का काम भी नहीं किया। लेकिन हमने एक समय सीमा यह रखा है कि इस दिन से हमने ऐसे नोटों को हमने जो बंद किया है, उसके बाद आपने कितना निकाला, कितना जमा किया, वह कैसे पैसे हैं, उसके पीछे कितना आपका क्या स्थिति रहा है, परफॉर्मेंस रहा, यह स्वतः आ जाएगा। देखिए, यह ब्यौरा हम आज से लेकर के या 10 दिन और 20 दिन और 2 महीना का लेकर के हम पीछे तक का ब्यौरा उससे ले सकते हैं। यह पूरा का पूरा स्पष्ट सरकार का यह मानना है, माननीय प्रधानमंत्री जी का मानना है, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मानना है कि हम जो भी ब्यौरा लेंगे उस ब्यौरा से पीछे तक के आंकड़ा को हम ले आएंगे और उसको देश के सामने हम रखेंगे और इसको एक के अनुकरणीय बनाएंगे कि देश के अन्य भी राजनीतिक दल के लोग हैं वह अपने ब्यौरा देने का काम करें। हम तो अपने दल के सांसदों से, मंत्रियों से, विधायकों से ब्यौरा ले रहे हैं। आप भी वह अनुकरण करने का काम करिए। कटाक्षेप करने के बजाय, आप किसी पर दोषारोपण करने के बजाय आप भी तो अपने करिए कि मैं ब्यौरा देने के लिए तैयार हूं और आप पीछे जाकर के दीजिए। कौन रोकने का काम करता है? आप दे करके इसको दिखाइए तो कि देश के सामने, देश की जनता के सामने हम पूरा अपना पाक साफ हैं, हम दूध के धोए हुए लोग हैं, हमें दूध का दूध और पानी के पानी सामने रखने का काम करते हैं। यह अपना मानना है और पार्टी ने इसी आधार पर यह निर्णय लेने का काम किया है। आधार पर तो लिया है, लेकिन फिर कांग्रेस की ओर से ये जो आलोचना आती है, रणदीप सुरजेवाला जो कांग्रेस के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि बीजेपी को पिछले 12 महीने में अपने करोड़ों रुपए के स्रोत का हिसाब देना चाहिए। हालांकि कोई प्रमाण सामने नहीं रखा, लेकिन बावजूद इसके आरोप तो लगा ही दिया। देखिए, आरोप लगाना तो बड़ी आसान बात है। आरोप लगाना एक साधारण बात है कि हम आरोप किसी पर लगा दें, लेकिन आरोप को साबित तो करें भैया। और आप तो आरोप के कटघरे में रहने वाले लोग हैं, जो आप सीधे बात करते हैं, एक नहीं। और यह कोई विपक्ष में रह करके भारतीय जनता पार्टी ने आरोप कोई नहीं लगाया था। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने, सीबीआई ने, ऐसे लोगों ने आरोप को साबित किया था और उस साबित करने के बजाय में वैसे नेताओं को मंत्री रहते जेल जाना पड़ा था। यह भारतीय जनता पार्टी कोई विपक्ष में रह करके नहीं की थी। आप विपक्ष में हैं तो आप आरोप को साबित तो कर करके दिखाइए। आरोप के लिए आप कह दीजिए कि हाँ, कोई बात आप कहने के लिए बड़ी बात नहीं है कोई, लेकिन उसको साबित करना कठिन बात है। और मैं यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि किसी को भी यह हिम्मत
की बात मैं करता हूं, उसके पास कोई ऐसा यथी नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता पर, किसी कार्यकर्ता पर कोई आरोप साबित कर करके दिखाने का काम करे। ठीक है सत्या जी, अब आप इसका जवाब दीजिए, क्योंकि अभी पिछले आधे घंटे हम लगातार बात कर रहे थे, आपसे सवाल पूछ रहे थे। अब बीजेपी का पक्ष हमारे सामने है। बीजेपी का यह कहना है कि आप लोगों के पास कोई सबूत नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है कि आप बीजेपी के नेताओं पर किसी भी तरह के आरोप को लगाकर सिद्ध कर पाए। आप सिर्फ आरोप लगाने के लिए आरोप कस रहे हैं। देखिए, कल हम आपके चैनल पे थे जी, उस समय एक बात आई थी जी बोल कि भारतीय जनता पार्टी के 2 जी मंत्रियों पर की गाड़ियों में करोड़ों रुपए की करेंसी पकड़ी गई, तो क्यों नहीं उनको वहां से निकाला? जो राज्यों में बैठे हुए, क्यों नहीं उनको अपने पदों से हटाएगा? क्यों नहीं उनको गिरफ्तार किया गया? जब करेंसी बरामद हुई, चैनल पर बराबर दिखाया जा रहा है 2 राज्यों के मंत्रियों से। दूसरी बात यह है कि जो अमित शाह जी या ये कहते हैं, तो सबसे ज्यादा काला धन, सबसे ज्यादा, मैं स्पष्ट कहना चाहती हूँ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहती हूँ, सबसे ज्यादा काला धन चंदे के रूप में भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। तो वो क्यों नहीं बताते कितना चंदा मिला है, कितना इन्होंने खर्च किया है, पूरे देश भर में कितना खर्च किया गया है। सांसदों ने अपने चुनाव उसमें खर्च किया, प्रचार में या चुनाव उसमें व्यवस्था में कितना खर्च किया, इसका ब्यौरा भी दें। और चंदे में कितना पैसा मिला उसका भी ब्यौरा दें। तो ये बात कहना। दूसरी बात ये है कि जो आपने कहा है कि हमारे मंत्रियों को, इनको जेल में, वो हमारी कांग्रेस के समय में, कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व में दूसरे हमारे जो सहयोगी दल थे, चाहे ए राजा की तरफ आपका वो रहा हो, चाहे किसी की तरफ, वो हमारी पार्टी के नहीं थे, हमारे सहयोगी थे। फिर भी हमने अपनी गलतियों को आप किनारा करेंगी उन लोगों से? नहीं, किनारा नहीं करेंगे, ये तो वही किनारा नहीं करेंगे। हम सहयोगी थे, जब हम मानते थे सरकार पर कोई आरोप था। लगे तो नहीं, वो भी किनारा नेतृत्व हम कह रहे हैं कि नेतृत्व हमारा था, नेतृत्व हमारा था, लेकिन पार्टी के ऊपर जो लगा रहे हैं तो उनको इस बात का भी देखना चाहिए। नेतृत्व ऐसा था कि कुछ कहा नहीं। सत्या जी, ये मानेंगी ना? बात यह है मानेंगी ना कि आप देश भर में, क्या इतिहास में ऐसा वो नहीं मिलता, उदाहरण नहीं मिलता। व्यापम घोटाला, जो आपका मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला, किसी भी घोटाले में लोगों की जाने नहीं है, लेकिन व्यापम घोटाले में सैकड़ों लोगों की जाने। देखिए, अब आप घोटालों का वर्गीकरण करेंगे तब तो बहुत सारे अलग अलग अरे तो घोटाला तो है ही, देखिए, उस पर क्यों नहीं वो दे रहे, उस पर क्यों नहीं ध्यान दे रहे, उस पर क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे, क्यों नहीं मुख्यमंत्री खुद, उनके ससुराल के लोग, उनकी पत्नी और ये सब लोग उसमें इंगित है। ठीक है, मनोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद जनार्दन जी मैं आपके पास आता हूँ। देखिए, देश में भ्रष्टाचार का मुद्दा जो है वह एक पार्टियों के तू मैं से नहीं जुड़ा हुआ है। सवाल है व्यवस्था को सुधारने का। बिल्कुल। और जो गवर्नमेंट जो इन पावर है, इन रूलिंग है, अगर वो सिस्टम को सुधारने के लिए अपने पग बढ़ाती है बिना किसी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन के और अपनी पीठ थपथपाए जाने कहा तो यही जा रहा है, तो वो स्वागत योग्य है। जहां तक सवाल है व्यापम घोटाले का, चाहे इधर 2G घोटाले का या कोल ब्लॉक घोटाले का, तो ये सिस्टम रहेगा। और जो भी सरकारें रहेंगी 10 साल और 15 साल, कांग्रेस ने तो 55 साल राज किया है, इस तरीके के घोटाले रिवील्ड होते रहेंगे, स्कैंडल आते रहेंगे और तमाम करप्शन जो है ब्रेक होते रहेंगे। सवाल है कि सिस्टम को सुधारने को लेकर के सवाल का जो मूलभूत सुधार है, जो मूलभूत सुधार है, उसमें मोदी गवर्नमेंट कितना आगे बढ़ी है? क्या आपको लगता है कि बढ़ी है? आप जनार्दन जी हैं तो जरूर बता दीजिए। मैं बता रहा हूं, कुछ सेलेक्टिव तरीके से कुछ तो सुधार हुए हैं, जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। नोटबंदी का जो सुधार का मुद्दा जो है, ये दरअसल 125 करोड़ जनता को जो एक तरह से लाइन में लगाया गया, पूरी जो पिलर जो ब्लैक मनी पर चल रही थी, जिसमें करोड़ों लोगों को रोजगार मिला था या रोज का बिजनेस चल रहा था, चाहे हमारी कंट्री का जीडीपी ग्रोथ चल रहा था, उसको तो एक बड़ा जोल्ट लगा है। लेकिन मैंने आपसे जो पहले अर्ज किया था कि ब्लैक मनी और करप्शन को डिटेक्ट करने को लेकर के जो दर्जनों और सुधार के जो एजेंडे हैं, गवर्नमेंट ने उसे उतना फोकस नहीं किया। अचानक वो कदम उठाया जो कदम सबसे लास्ट में उठाया जाना चाहिए था। लेकिन अब इसका एक तत्काल फायदा ये मिला कि टेरर फाइनेंसिंग, फेक करेंसी पर तो तब्दील हो गई, और जो 5 से 10% ब्लैक मनी जो कैश फॉर्म में है वो डिमोलिश हो जाएगा। लेकिन अगले 3 महीने मोदी गवर्नमेंट की कड़ी परीक्षा होगी। आप खुद ही फायदे गिना रहे हैं, उसके बाद आप खुद ही कह रहे हैं कि दिक्कत भी है। जनार्दन जी, अब आप जवाब दीजिए। मैं तो कोई पॉलिटिकल फैक्शन तो हूं नहीं। असल में एकदम तारीफ करूं और एकदम आलोचना करूं। मुझे सारे बिंदुओं को देखना है, सही बिंदु और गलत बिंदु दोनों बिंदुओं को जनता को वो करना है। मनोहर जी, आलोचना के लिए सिर्फ आलोचना अगर आप करेंगे, भैया आलोचना नहीं कर रहा हूं,
ठीक है। मैं तो बिल्कुल पिन पॉइंटेड बात बता रहा हूँ। बिल्कुल, तो ये सही आलोचना है। कहाँ कर रहा हूँ? जनार्दन जी से तो जवाब तो सुनिए कौन आप। नहीं कह रहा जीडीपी डाउन हुआ है? कौन नहीं कह रहा है कि बिजनेस ठप पड़ा तो हुआ है? बीजेपी से जवाब तो लेंगे ना आप, जब हाँ, आप तो रुकेंगे ये आप क्यों तभी कर रहे हैं? तो। आलोचना के लिए नहीं आलोचना नहीं, कर रहा हूं। आलोचना के लिए ही आलोचना हो रही है, क्योंकि ये जो तमाम विपक्षी दल हैं उसी तरह की अगर भाषा कहीं से निकलती है तो वो नहीं, वो वो समझ भाषा में कहाँ आता है, निकल रही है? जनता जो है मैं वो तो कह रहा हूं, समझती है, सब व्यवस्था के देखती है। सुधार के पर ठीक है। एजेंडे पर काम होना जनार्दन जी, अब जवाब दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमें कहें कि जीडीपी घट गया, बढ़ गया, चाहे लोगों को परेशानी हो गई, उसको लेकर कोई बात नहीं है। अगले 3 महीने अगर आप लोग उठाते हैं। मैं यह सीधे सीधे एक बताना चाहता हूं कि देश की जनता ने इसको एक्सेप्ट किया है, देश ने एक्सेप्ट किया है और दुनिया ने एक्सेप्ट किया है। दुनिया के अन्य देश भी वह कह रहे हैं कि नहीं, इतना बड़ा कदम, इतना साहसिक कदम, इतना प्रभावी कदम किसी दूसरा देश ने भी इस दुनिया में नहीं उठा सका है। भारत ने इसको उठा करके दिखाया है और भारत के प्रधानमंत्री ने काबिले तारीफ ये काम की है। और आप इसका देखिए असर कितना पड़ता है। आप थोड़ी सी परेशानी हो रही होगी, दिवाली हो, छठ हो, घर में कोई पूजा त्योहार हो या फिर शादी ब्याह हो, अगर घर को सिर्फ रंग पोत भी करते हैं, अगर दाएं बाएं भी करते हैं तो थोड़ी परेशानी तो होती है ना। एक बड़ा कदम उठाया गया है, देश के विकास के लिए उठाया गया है। और ये पूरे के पूरे जो काले धन से पैसे आ रहे हैं, प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण के लिए ये पैसे लगाने के लिए एक एजेंडा बना दिया। यह साधारण बात नहीं है कि यह पैसे किसी के वेतन में, किसी के माने अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर में यह खर्च नहीं किए जाएंगे। यह गांव के गरीबों के, मजदूरों के, किसानों के हित में यह पैसे खर्च किया जाएंगे। गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाएगा और गांव से और लेकर के देश से गरीब कल्याण के लिए खर्च कर करके और देश को समृद्ध बनाने के दिशा में यह काले धन के पैसे लगाए जाएंगे। और मुझे तो बेचैनी यह है कि ऐसे लोग ही ज्यादा बेचैन हैं जो काले धन के संरक्षक थे, अब मैं जो काले धन का संरक्षण करने का काम करते थे। वैसे लोगों को सिर्फ बेचैनी है, देश के लोगों को कहीं बेचैनी नहीं है। अगर देश के लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया है और देश के लोग इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, इस सरकार को बधाई देने का काम कर रहे हैं। जी ठीक है। मनोज जी हमारे साथ लगातार हैं और उनका अपना एक अनुभव है, वो उस तरह से कह रहे हैं। जनार्दन जी, उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले एक बात कही थी, अभी आप कह रहे हैं कि समर्थन मिल रहा है। मैंने ये बताया कि गुजरात के निकाय चुनाव में और महाराष्ट्र के चुनाव में जो समर्थन मिल रहा है वो तो साफ दिख रहा है कि समर्थन है बीजेपी के साथ। लेकिन मनोज साहब ये कह रहे हैं कि ये तो क्विक जो समर्थन है, शायद ये पलट भी सकता है। क्या आपको लगता है ऐसा? हाँ, इसी का मैं जवाब चाहता हूं। अगर मोदी गवर्नमेंट बेनामी एसेट्स के मामले में, लोगों के आयकर रिटर्न दाखिल एक लोगों को डिटेक्ट करने के मामले में, जितने जो 90% जो ब्लैक मनी जो रियल एस्टेट में, इंश्योरेंस, हॉस्पिटल्स में, आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, फॉरेन डिपॉजिट्स में, शेयर्स में, जहां जो लगे हुए हैं, अगर वो डिटेक्ट नहीं होता है, अगर इकोनॉमी पुनः पटरी पे नहीं आती है, तमाम उद्योग धंधे अगर नहीं खुलते हैं, तो ये यू टर्न में हो जाएगा। ये मैं बिल्कुल कह रहा हूं। देखिए, मैं आपको मैंने बताना चाहता हूं कि यह पूरे के पूरे आप देखिए तो आगे क्या होता है। आप तो इसका विश्वास नहीं कर रहे थे। कैसे नहीं, इतनी बड़ी बात होगी देश के लोगों को तो। और हमको लगता है कि खास करके विपक्ष में बैठे लोगों को, मैं आपको नहीं कर रहा हूं, लेकिन विपक्ष में बैठे लोगों को तो यह विश्वास भी नहीं हो रहा था, क्योंकि उनके गोदाम में पैसे भरे हुए हैं, ड्रम के ड्रम पैसे भरे हुए, उनको तो विश्वास भी नहीं। उनको मैं आपको बताना चाहता हूँ, असली बात करते हैं, असली दम है तो छापा मार के निकालिए। सबसे ज्यादा काला धन सबसे ज्यादा भाजपा के लोगों पे निकलेगा। छापा मार के निकालिए ना, गरीब आदमियों को बेरोजगार कर दिया। या तो बहन जी पता लग रहा है किसके पास काले धन है। अरे गरीबों को बेरोजगार कर दिया। 4 करोड़ की गाड़ी पर चढ़ करके, कोल घोटाला में 186 करोड़ का घोटाला कर करके, खेल घोटाला में 176 करोड़ का घोटाला कर करके, और लोग जा करके एटीएम पर लाइन लगाने का काम कर रहे हैं। यह तो सीधे साबित हो रहा है कि कौन और किसके पास घोटाले के पैसे हैं, और जनता एक्सेप्ट नहीं कर रही है। जनता मुर्दाबाद कर करके वहां से भगाने का काम कर रही है, और जनता वहां नरेंद्र मोदी जिंदाबाद का नारा लगा रही है। और मैं यह देश के लोगों को इसके लिए मैं बधाई देता हूं कि देश के लोगों ने इसको स्वीकार किया है कि भले मुझे थोड़ी सी परेशानी हो, लेकिन देश के काले धन रखने वाले लोगों का नकाब उतारा जाए और देश के काले धन को ला करके देश को समृद्ध बनाने में उसको उपयोग किया जाए, खास करके गरीबों के कल्याण के लिए उस पैसे को लगाया जाए। और यह देश की जनता के मन अनुकूल यह सरकार काम करने का काम कर रही है। और मैं यह सिर्फ एक बात मैं सिर्फ कहना चाहता हूं कि आगे आप कह रहे हैं कि क्या आप हो रहा है जो बेनामी संपत्ति है,
प्रधानमंत्री ने संकेत दिया है, आप देखिए तो इंतजार तो करिए। प्रधानमंत्री ने संकेत दे दिया है कि आगे क्या करना है, हम उसको कर करके दिखाएंगे। कोई भी काले धन, कोई भी गलत करने वाले बक्से नहीं जाएंगे, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। जो प्रधानमंत्री का मैंने जो स्टेप है, जो इस सरकार का स्टेप है, जो भारतीय जनता पार्टी का स्टेप है, कोई भी गलत करने वाले बक्से नहीं जाएंगे। ठीक है सत्या जी, अब आप अपना जवाब दे सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि आपने जहाँ काले धन के बारे में बात की और लोगों की ये थोड़ा सा तकलीफ में लगे हैं, थोड़ा सा ये लग रहे हैं, शादी ब्याहों में लोगों को एक एक पैसे के लिए मारे पे कितने 90 आदमी मर गए हैं। देखिए 90 आदमी मर चुके हैं, उनका हिसाब कौन देगा? दूसरी बहन जी एक भी आदमी नहीं मरा, क्या बात, एक भी क्या नहीं, बात सिंगल कर भी। रहे? क्या मीडिया में आ रहा है, कितने मीडिया देश नहीं चला सकता है। मीडिया देश को मीडिया चलाने में आपको सहयोग कर सहारा सकता दे रहा है, है। मीडिया मीडिया देश ही नहीं चला आपको सकता। सहारा दे रहा है। और मीडिया। नहीं, मीडिया में दूसरी कहा आया, मेरी बात कोई पूरी मीडिया सुन- वाले को पूछे मैंने बता दिया कि लाइन में आपके लगने समय में से किसी को बहन जी, टोका नहीं कोई था। नहीं ऐसा हुआ। आप मेरी बात सुन लीजिए। कोई भी मैंने ATM टोका नहीं था बैंक आपको। में लगा हुआ आप कोई मेरी- एक व्यक्ति नहीं मरा मेरी है। बात मैं पूरी यह सुन दावे के लीजिए। साथ कहता हूँ, मेरी बात किसी को पूरी रोग सुन लीजिए। होगा, किसी को परेशानी होगी, मर गए, लेकिन इस पर कोई नहीं मरा है। और आप इसको, अगर ऐसी बात रहती तो हमें लगता है कि फिर इसमें लिए ये तो अभी आरोप है इसके ना। लिए ठीक है। कांग्रेस को ये जा आरोप करके, कांग्रेस को नेता को जा करके उसको देना चाहिए। तो जा करके कहीं भी जा करके कोई अगर अपने से भी व्यक्ति होता तो जा करके उनको जा करके अलग से एसेट्स देते हैं तो देना चाहिए। जा करके इतने लोग मर गए, जा करके दे तो। आप सुन लेते देखिए, हैं। मैंने सत्या आपको जी। पूरा सुना, आप हाँ, मेरी बात सत्या सुन जी, लीजिए तब जवाब दीजिए। ठीक है। मैंने आपकी पूरी बात सुनी, मैंने टोका नहीं आपको। जी, बोलिए। देखिए, ऐसा है कि आप उन लोगों का, मरने वालों का, जिनका हार्ट अटैक हो गए हैं, जिन्होंने सुसाइड कर लिया है, उनकी खिल्ली उड़ा रहे हैं आप। दूसरी बात यह है कि ये शादी ब्याहों के लिए इसको तो वापस नहीं, बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता। खिल्ली उड़ा रहे हैं आप। यह सवाल आप ही उन नहीं लोगों उठता। यह हम लोगों का संस्कार नहीं है, यह संस्कार कांग्रेस का हो सकता है, देखिए, यह संस्कार बीजेपी का नहीं है। या किसी का खिल्ली उड़ाने का काम बीजेपी नहीं करती, कभी आज तक नहीं। एक मिनट पूरा हो जाने दीजिए आप बात उनके को। दर्द को क्या समझें? आप ये बताइए कि रेड्डी बंधुओं ने 600 करोड़ रुपए की शादी की, क्या वो काला धन नहीं था? क्या सफेद धन था? क्या उनसे हिसाब किताब लिया है आपकी पार्टी के? आयकर विभाग का छापा। अभी बहन जी उस पर कितना नजर रखा गया है, हमें लगता है कि इसको स्पष्ट रूप से सत्या देखना जी, चाहिए। सबसे नहीं, स्पष्ट रूप ज्यादा- से देखना चाहिए सबसे कि ज्यादा रेड्डी काला बंधुओं ने धन जो तो आप रेड्डी लोगों के बंधुओं ने पास है। चाहे जो भी कहीं कर रहे हैं उस पर पूरा का पूरा आपकी सरकार का ध्यान। सरकार है, आज तो बैंक में एक आपकी एक सरकार पैसे है, भी जमा, उस पर सरकार ध्यान रख रही मोदी जी है। और अमित शाह इतनी उससे बोल रहे हैं, तालियां बजा बजा के, हाथ फैला फैला के, तो उनके पास ताकत है ना, ये चरित्र का ताकत है। चरित्र का ताकत, चरित्र का ताकत है, तंत्र भी है, यह देश के शासन का मजबूत तंत्र। करने का इरादा तो का ताकत है। जनार्दन जी और सत्या जी, अब एक मिनट रुक जाइए, हमारी चर्चा आगे नहीं बढ़ेगी ऐसे। ठीक है सत्या जी, मैं आपसे काले धन वालों की छापा मार के निकालिए, ये गरीबों के रोजगार को क्यों खत्म ठीक है, कर दिया? बीजेपी गरीबों कांग्रेस मजदूरों छोड़िए। अब देखिए सत्या जी, मेरा एक सवाल आपसे है, अगर आपने वाकई बात की, पहले दिन से राहुल गांधी एटीएम की लाइन में जाकर लग गए, वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि हाँ वाकई लोग हमारे साथ हैं, 4000 रुपए उनके पास नहीं होंगे, लाइन में लग गए। लेकिन सवाल मेरा ये था सत्या जी कि अगर लोग आपके साथ थे तो अचानक 1 घंटे के भीतर, 1 घंटा उसके भीतर भारत बंद को आपको जन आक्रोश दिवस के रूप में क्यों बदलना पड़ा? क्यों गुलाम नबी आजाद को राज्यसभा में जाकर ये कहना पड़ता है हमने तो भारत बंद कहा ही नहीं था, हम जन आक्रोश की बात कर रहे थे? और कहां जनता का आक्रोश दिख रहा था? सत्या जी, क्या आपको जनता का आक्रोश दिखा? क्या उसमें सिर्फ कार्यकर्ता, नेता और कैडर के लोगों के अलावा कोई और दिखा? आप ईमानदारी से आप बताइए। देखिए, आपको दिखाई नहीं पड़ता, भाजपा को दिखाई नहीं पड़ता, आपको दिखा? लाइनों में लगे हुए लोग आक्रोशित नहीं है तो कैसे? कितने लोग आज आप सर्वे करा लीजिए, चाहे दिल्ली हो, बंबई हो, बड़े शहरों में थे हजारों लोग रोज के रोज अपना घर छोड़ के या कारोबार छोड़ के अपने गांव को जा रही है। क्या ये आक्रोश नहीं है? क्या खुशी से जा रहे हैं? क्या कोई त्योहार मनाने जा रहे हैं? जनता में कोई आक्रोश नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? क्या बात जनता इसको एक्सेप्ट कर ली है। हाँ। और यह सर्वे बता रहा है, यह हम नहीं बता रहे हैं, यह देश के सर्वे हमें देश के जो मालूम है। निर्भीक जो आपसे देश के सर्वे निर्भीक और प्रायोजित स्वतंत्र सर्वे ठीक है। है वह बता रहा है स्पॉन्सर्ड 98%, सर्वे है। 99%, 96%। आप बीजेपी को मत मानिए। नोटबंदी को जनार्दन जी आपको नहीं मान रही हैं, लेकिन बिहार में जिनके साथ गठबंधन है वो दोनों भी साथ में आ गए हैं। जरा नीतीश कुमार की एक प्रतिक्रिया सुना देते हैं। नीतीश कुमार ने समर्थन में क्या कुछ कहा, ये सुन लेते हैं, फिर सत्या जी आपसे मैं प्रतिक्रिया लूंगा। मेरी तो आदत है, जो हमको ठीक लगता है वही हम बोलते हैं, वही हम करते हैं। हमको जो उचित लगता है वो हम कहते हैं। कोई आज पहली बार तो नहीं हुआ। अब अगर नोटबंदी का समर्थन कर दिया तो बहुत लोग राजनीतिक अर्थ निकाल रहे, भाई निकालते रहिए, निकालिए जो निकालने का मन हो, हम किसी को रोके हुए तो है नहीं। एगो हमको मिलवा दिया अमित शाह से, जानते हैं कि नहीं? बताइए
हम देखे अखबार में, हम तो समझे कि सोशल मीडिया में खाली झूठ का धंधा चलता है, प्रिंट मीडिया में भी चलने लगा। आश्चर्य की बात, हम लोग बचपन से अखबार पढ़ के ही जनरल नॉलेज प्राप्त किए। क्या क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? तो साफ तौर से नीतीश कुमार की ओर से समर्थन की प्रतिक्रिया दिखा दी। सत्या जी, अब मैं आपसे इस पर प्रतिक्रिया चाहूंगा। महागठबंधन के आपके सहयोगी हैं, सिर्फ नीतीश कुमार ने ही नहीं, लालू प्रसाद यादव ने भी अब समर्थन कर दिया है। देखिए ऐसा है जी, नोटबंदी के खिलाफ कोई भी नहीं था, हम भी नहीं थे, लेकिन इनकी अव्यवस्था जो थी जिस पर इन्होंने कांग्रेस कोई नोटबंदी के खिलाफ थी वैसे। नहीं कोई जहां तक फैसले के खिलाफ थी। आक्रोश का सवाल है। देखिए अगर आप नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं, उसका वो दिखा रहे, फुटेज दिखा रहे, तो शरद यादव और केसी त्यागी ये इनके बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय नेता, ये लोग भी धरने पर बैठे थे। ये जिस तरह से, तो क्या वो इनके नेता नहीं थे? क्या वो इनके नेता नहीं थे नीतीश कुमार के? और इसमें जिन्होंने जो बोला है उसकी व्याख्या आप जिस तरह से करेंगे, उनकी व्याख्या तो आपकी कौन सी व्याख्या, मतलब कांग्रेस ऐसे व्याख्या करती है कि अगर समर्थन भी किया है तो अपने हिसाब से व्याख्या कांग्रेस ने कर ली है? नहीं, हम नहीं। ठीक है, 100 बात की एक बात तो ये है कि कांग्रेस मानने को तैयार नहीं कि उनके साथी भी साफ तौर से जो कह रहे हैं समर्थन कर रहे हैं फैसले। नहीं, पार्लियामेंट के अंदर देखिए शरद यादव और ये केसी त्यागी जी साथ में बैठे थे। या लोग शरद यादव को इसीलिए अरुण जेटली ने ये तंज कसते हुए बोला कि पहले आप अपने पार्टी से बात कर लीजिए कि नोटबंदी पर उनका क्या स्टैंड है, क्योंकि नीतीश कुमार का अलग है, शरद यादव का अलग है। ठीक है, आप कह रहे थे मनोहर जी, आप कुछ कह रहे थे, क्योंकि राजनीतिक दलों के अगर पर्सपेक्टिव में अगर चीजों को बात करेंगे, हाँ, तो हर पॉलिटिकल पार्टी का उद्देश्य क्या होता है? करनी पड़ती है सर, आखिर हम ही चुनते हैं ना इन्हें। ठीक है, हाँ। देखिए आप ये बताइए कि जिस दिन मोदी घोषणा करते हैं लाइव टेलीकास्ट, हाँ, ठीक उसके बाद तमाम पॉलिटिकल पार्टी में रेस लग जाती है उस कदम की तारीफ करने में, इंक्लूडिंग कांग्रेस। मैंने रणदीप सुरजेवाला का बयान सुना है कि कांग्रेस पार्टी नतमस्तक है काले धन के खिलाफ किसी अभियान में। उसके बाद जो पब्लिक को परेशानियां हुई, तो पॉलिटिकल पार्टी तो उसका फायदा लेंगे ही लेंगे। पॉलिटिकल पार्टी जो है वो ताली बजाने के लिए थोड़ा बैठे होते हैं सत्तारूढ़ दल के किसी काम में। नीतीश को लेकर के जो अभी आपने उनका फुटेज दिखाया है, तो मामला यहां पर मुझे बड़ा पारदर्शी नहीं लग रहा, इसलिए कि नरेंद्र मोदी ने पिछले 2.5 साल में कम से कम इकोनॉमिक गवर्नेंस के मामले में अनेकों नेक बेहतरीन एजेंडे लेकर के आए। लेकिन मैंने नीतीश कुमार को एक पढ़े लिखे और एक सुलझे व्यक्तित्व के, जो कि खुद एक प्रशासक के रूप में उनकी एक बेहतरीन समझ है और पकड़ है और ट्रैक रिकॉर्ड है, उन्होंने नरेंद्र मोदी की केवल राजनीतिक विरोध किया। लेकिन आज की तारीख में मुझे कुछ राजनीतिक समीकरणों का तकाजा लग रहा है, क्योंकि वो समर्थन कर दिया, क्योंकि उन्होंने नीतीश कुमार ने तारीफ की है। क्योंकि लेकिन सवाल यहाँ पर पॉलिटिकल करेक्टनेस और एक्चुअल करेक्टनेस में अंतर होता है। लेकिन मनोहर जी, मैं आपकी आप देखिए क्या हो रहा है, मुद्दा है, फाइनल कमेंट्स मुझे लेने होंगे। मुझे मालूम है कि काला धन को लेकर के एक स्टेप है, एक पहल है, और आप इसका समर्थन करते हैं? नहीं, अमित शाह ने जो आज जो घोषणा की है अपने पार्टी के सारे लोगों को देने के लिए, कम से कम इसका एक थ्योरेटिकल स्वागत तो होना ही चाहिए। लेकिन तमाम पार्टियां अब इस मैटर पर यह कह सकती है कि चलो मैं भी घोषणा कर रहा हूं, आप सब लोग घोषणा करो। कोई घोषणा, अरे कांग्रेस घोषणा कैसे करी? सत्या जी घोषणा करेगी कांग्रेस भी कि हमें ब्यौरा आप दीजिए? आप इस तरह की बातें करें, क्या करेगी? मैं पूछ रहा हूं क्या करेगी? एक बार में कहना हमने हमेशा देखिए हमारी फाइनल देखिए हमारी कांग्रेस पार्टी जो आरटीआई लाई है, वो उसमें बहुत सारी पारदर्शिता है, देश में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए इतना बड़ा आरटीआई के अधीन जाती नहीं, जाती नहीं कि आप सबसे ज्यादा उसके मामले में सब सारी पार्टियां एक बैठक। अब फाइनल मुझे कमेंट लेना पड़ेगा। मनोहर जी एक मिनट, हमारी पार्टी का हमेशा रिटर्न जाता है और सबका वो तो अलग है। मनोहर जी, अब जनार्दन जी आखिरी प्रतिक्रिया में लेना चाहूंगा, चर्चा में हमारे पास अब वक्त की कमी है। फाइनल कमेंट्स। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नोटबंदी का स्वागत पूरा देश और दुनिया कर रहा है, और मैं कहता हूं कि आज विपक्ष के लोगों को भी इसका स्वागत करना चाहिए। कुछ लोग अपने को एक कि हमें जनता के साथ है, अरे जनता के साथ कह करके, लेकिन जनता तो आपके साथ नहीं है ना, जनता तो आपके साथ नहीं है। विपक्ष में आपने ठीक कहा कि जनता किसी भी स्थिति में जनता साथ नहीं है, उनके अपने प्रमुख कार्यकर्ता के अलावा कोई साथ में खड़ा नहीं हुआ। और मैं आपको बता रहा हूं, पूरे देश में चाहे प्रखंड स्तर पर भी जाइए, तो अगर कोई ऐसा प्रखंड नहीं है कि 2, 4, 5 ऐसे बैंक नहीं है जहां लोग
यह जब नोटबंदी हुआ तो वहां लाइन में नहीं लगे जी। लेकिन कहीं भी आज इनके ये- कहीं भी इनके आप वजह देखिए, से एक जल्दी से मनोज जी, मेरे पास एक वक्त की तरह बहुत से कमी है। एक तरह से आर्थिक जनता को कोई आतंकवाद परेशानी सामने नहीं दिखाई हुई। देता है। देखिए, मैं- आर्थिक जनता ने एक्सेप्ट मनोज जी, किया। आपको बोलना हम पड़ेगा लोग- वरना आप हम लोग बोल नहीं जा करके पाएंगे। मैं अपने गया हूं, आर्थिक मैं अपने आतंकवाद दर्जनों तो बैंकों फैला पे, रखा है। भाई जी मैं दर्जनों बैंक में मैं स्वयं गया हूं, दर्जनों में कह रहा हूं, चलिए। जा करके माताओं से, बहनों से, गरीबों से, विकलांगों से मैंने पूछा है। लोगों ने कहा है कि नरेंद्र मोदी ने अच्छा कदम उठाया है, काले धन वाले ठीक है, लोगों को बहुत बहुत अंकुश लगाया है। शुक्रिया। लाइन में क्यों लगवा रहे हैं? आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त की इतनी ही लगातार जारी है इनकी बहस, लेकिन काले धन पर कोई समझौता नहीं होने वाला, ये प्रधानमंत्री और अमित शाह की ओर से साफ कर दिया गया है। अभी भी आवाजें आप तक पहुंच पा रही होंगी, ये इन आवाजों को सुनिए और समझिए कि बेचैनी कहां से है और किस तरह से इस फैसले को अलग तरीके से पेश करने की कोशिश हो रही है। फिलहाल इतना ही। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद।